नमस्कार दोस्तों। संधि में अब तक हम स्वर संधि और व्यंजन संधि पढ़ चुके हैं और आज हम विसर्ग संधि पढ़ना शुरू करने वाले हैं। तो बहुत ही डिटेल में इसे भी पढ़ेंगे। बिल्कुल व्यंजन संधि स्वर संधि को जैसे हमने डिटेल में पढ़ा था उसी तरीके से विसर्ग संधि पढ़ेंगे। काफ़ी सारे इसमें नियम है बिल्कुल व्यंजन संधि की तरह। तो यहाँ पर भी हम अलग तरीके से पढ़ेंगे ताकि हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा याद कर पाएँ और इसको पूरी तरीके से समझ पाए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या विसर्ग संधि में। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि आखिर विसर्ग संधि है क्या। तो देखिए विसर्ग संधि जैसा कि यहाँ पे हमें नाम से ही पता चल रहा है, विसर्ग संधि। संधि किसकी होगी? विसर्ग की होगी। मतलब स्वर संधि में क्या होता है, जो दो वर्ण का मेल होता है वो दोनों वर्ण क्या होते हैं? स्वर होते हैं। व्यंजन संधि में क्या होता है, जो दो वर्णों का मेल होता है उनमें से कम एक कोई भी वर्ण व्यंजन होता है। और विसर्ग संधि में क्या होगा कि किसी विसर्ग का यहाँ पे मेल होगा किसी स्वर या फिर व्यंजन के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो पहला वर्ण रहेगा वहाँ पे विसर्ग रहेगा और उस विसर्ग का मेल होगा किसी व्यंजन से या फिर स्वर से। ठीक, इन दोनों में से किसी से भी मेल हो सकता है, लेकिन पहला वर्ण में आपका विसर्ग होगा ही होगा। ठीक है, तो यही है कि विसर्ग के बाद में अगर स्वर या फिर व्यंजन वर्ण आए तो जो विकार उत्पन्न होता है वो किस में होता है? इस विसर्ग में होता है। ये जो विसर्ग है ये परिवर्तित होकर कोई न कोई वर्ण बन जाएगा और इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे विसर्ग संधि। तो अब देखते हैं किस तरीके से क्या क्या नियम लागू होते हैं विसर्ग संधि में। तो इसके जो प्रकार है उसको हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं इनमें कौन कौन से नियम लगाए जाते हैं। तो देखिए इनमें 4 तरीके से परिवर्तन होगा। या तो विसर्ग का ओ हो जाएगा, मैंने बताया ना अभी विसर्ग में ही परिवर्तन होगा। तो विसर्ग किस तरीके से परिवर्तित होगा? या तो वो ओ बन जाएगा, या तो वो र बन जाएगा, या तो वो श, स और स में से कोई वर्ण बन जाएगा, या फिर विसर्ग का लोप हो जाता है। ये 4 नियम हैं। इन्हीं चारों नियम में से कोई ना कोई एक नियम लागू होगा और इन्हीं सभी नियम से मिलाकर ही आपके बाकी के जितने भी नियम हैं विसर्ग संधि के वो सारे बने हैं। तो अब क्या क्या नियम हैं उसको हम देख लेते हैं। तो देखिए विसर्ग संधि के प्रकार में आ जाएगा हमारा मुख्य रूप से 3 प्रकार हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। हम प्रथम नियम, द्वितीय नियम इस तरीके के नहीं पढ़ेंगे, हम पहले उसके प्रकार में उसको बांटेंगे, उसके बाद हम वहाँ पे देखेंगे। तो देखिए मुख्य रूप से विसर्ग संधि के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो याद रखिएगा, पहला हो जाता है हमारा उत्व विसर्ग संधि, फिर हमारा दूसरा हो जाएगा रुत्व विसर्ग संधि और फिर तीसरा हमारा हो जाएगा सत्व विसर्ग संधि। ये 3 प्रकार के विसर्ग संधि हम पढ़ने वाले हैं। याद रखिएगा, उत्व विसर्ग संधि, रुद्र विसर्ग संधि और सत्व विसर्ग संधि, 3 प्रकार के हमारे विसर्ग संधि होते हैं। तो एक एक करके हम इन सारे के सारे संधि के प्रकार को पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे उत्व विसर्ग संधि। उत्व विसर्ग संधि क्या होता है, किस तरीके से इनमें नियम लागू होता है और इसके उदाहरण से हम इसको समझेंगे। तो देखिए उत्व विसर्ग संधि क्या होता है, याद रखिएगा इसका नियम है कि यदि विसर्ग से पहले अ या आ हो, विसर्ग से पहले क्या हो? अ या आ हो और उसके बाद कोई भी अगर घोष वर्ण आ जाए, उसके बाद में अगर कोई भी घोष वर्ण आ जाए। अब घोष वर्ण क्या होता है? तो जो आपका व्यंजन है तो व्यंजन के हर एक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण क्या होता है? हमारा घोष वर्ण होता है। उसके अलावा सारे के सारे हमारे स्वर घोष वर्ण में आते हैं और आपका जो ऊष्म व्यंजन है उसमें का ह और उसके अलावा य, र, ल, व, ये जो आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं ये किस में आते हैं? घोष वर्ण में आते हैं। तो जो घोष वर्ण है अगर वो यहाँ पे आ जाए विसर्ग के बाद और विसर्ग से पहले अ या आ हो तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये जो आपका विसर्ग है ये हमारा ओ में परिवर्तित हो जाएगा। विसर्ग क्या हो जाएगा? ओ बन जाएगा। तो ये था हमारा उत्व नियम। उत्व नियम में क्या बनता है? ओ बनता है, इसलिए इसे उत्व नियम बोलते हैं। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि ओ हो जाता है विसर्ग का। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि विसर्ग से पहले यदि अ या आ आए और बाद में कोई घोष वर्ण आ जाए तो विसर्ग का क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। तो इस नियम को आप याद रखिएगा। अब इसको हम समझ लेते हैं किस तरीके से यह नियम लागू होता है। उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिर इसके बारे में कुछ और बातें हैं जो कि मैं आपको अंत में बताऊंगा कुछ 2-3 नियम करने के बाद में। देखिए पहला है मन, धन, भावना। मन, धन, भावना। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि विसर्ग से पहले मन, देखिए यहाँ पे अ आ रहा है, उसके बाद भावना। तो जो भ है वो क्या है? हमारा घोष वर्ण है। तो विसर्ग से पहले अ या आ आया और उसके बाद फिर हमारा घोष वर्ण आया। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? ये जो विसर्ग है वो क्या बन जाएगा? वो ओ बन जाएगा। तो यहाँ पे मन, धन, भावना बराबर हो जाएगा, मन का मन हो गया, अब विसर्ग जो था वो ओ की मात्रा बन गई तो मनो हो गया ये, और उसके बाद भावना।
तो ये हमारा बन जाएगा मनोभावना। उसके बाद अधः धन गति, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं अ के बाद विसर्ग आ रहा है, उसके बाद घोष वर्ण है, तो ये जो विसर्ग है वो ओ बन जाएगा। तो ये अध में ओ जुड़ गया, तो ये हो जाएगा हमारा अधो, और फिर ये गति, तो ये हो जाएगा अधोगति। यहाँ पे भी देखिए मना धन बल, तो ये जो विसर्ग है ये ओ बन जाएगा, तो ये मन, अब न में ये ओ लग गया, तो ये बन गया हमारा मनो, और ये हो गया बल, तो मना धन बल बराबर मनोबल हो जाएगा। उसके बाद है हमारा पर धन अक्षी, यहाँ पे भी देखिए विसर्ग के से पहले अ या आ रहा है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये ओ बन जाएगा। बाद में यहाँ पे देख सकते हैं घोष वर्ण है, तो ये पर धन अक्षी, अब यहाँ पे जो विसर्ग है वो ओ बन गया, तो ये पर से परो बन गया, पर से क्या बन गया, परो बन गया, और अक्षी, तो अक्षी का हमें पता है कि अक्ष शेष बचता है, जब भी हम इस तरीके से संधि कराते हैं तो अक्षी का क्या हो जाता है, अक्ष हो जाता है, निशा का निश हो जाता है, और रात्रि का रात हो जाता है। ये हमने व्यंजन संधि में पढ़ा था। तो देखिए अक्षी का अक्ष हो जाएगा, तो ये पर धन अक्षी बराबर परोक्ष हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा परोक्ष, ये इस तरीके से हम लिखेंगे परोक्ष। उसके बाद देखिए सरोवर, यहाँ पे हमने संधि किया, यहाँ पे हम संधि विच्छेद करके भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ओ की मात्रा आ रही है, और उसके बाद में हम देख सकते हैं घोष वर्ण है, और ओ की मात्रा से पहले क्या है, यहाँ पे अ या आ है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको संधि विच्छेद करेंगे तो उत्तर संधि यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा सरह धन वर, क्या हो जाएगा, सरह धन वर। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ था कि विसर्ग से पहले अ आ रहा था और उसके बाद में घोष वर्ण आ रहा था, तो ये विसर्ग जो था वो ओ बन गया था, तो सरह और वर से हो गया था सरोवर। तपोबल, तपोबल का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तपह धन बल बराबर तपोबल। रजोगुण का हो जाएगा रजह धन गुण बराबर रजोगुण। अब जहाँ भी ओ दिखे आपको हमेशा इस तरीके से नहीं करना है, हो सकता है विसर्ग संधि हो या हो सकता है वो गुण स्वर संधि हो, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्या उसके बाद में कोई घोष वर्ण आ रहा है, और उसके बाद में आपको ये भी देखना है कि इस ओ से पहले क्या अ या आ रहा है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वो सारे के सारे जो नियम हैं वो आपके दिमाग में फिट बैठ जाएंगे। थोड़ा सा ये जो मैं उदाहरण पढ़ाता हूँ इसको आप थोड़ा प्रैक्टिस करके अच्छे से रखेंगे तो आपको आदत हो जाएगा। इसके बाद में हम देखते हैं रुत्व विसर्ग संधि। अब देखिए अभी हमने जो उत्व विसर्ग संधि पढ़ा था वहाँ पे हमने क्या देखा था कि यदि विसर्ग से पहले क्या हो, अगर अ या आ जाए और उसके बाद में कोई घोष वर्ण आ जाए तो वहाँ पे क्या हो जाता था, जो विसर्ग था वो ओ बन गया था। अब यहाँ पे उसी का जस्ट यहाँ पे विपरीत नियम है कि अ या आ के अलावा अगर कोई वर्ण आ जाए विसर्ग से पहले, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ या फिर आ को छोड़कर अगर कोई वर्ण आ जाए विसर्ग से पहले और उसके बाद में अगर घोष वर्ण आ जाए तो अब विसर्ग क्या बनेगा, तो अब यहाँ पे जो विसर्ग था वो ओ तो नहीं बनेगा क्योंकि अ और आ नहीं आ रहा है, आ को छोड़ के आ रहा है, तो अब यहाँ पे जो विसर्ग है वो आपका क्या बन जाता है, र बन जाता है। तो ये है हमारा रुत्व विसर्ग संधि, इसमें जो विसर्ग है वो र बन जाता है। ठीक, तो ये दो नियम आपको याद हो गए कि अगर विसर्ग से पहले अ या आ आए और उसके बाद में घोष वर्ण आए जो तो विसर्ग ओ बन जाता है, और अगर विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़ के कोई वर्ण आए और उसके बाद में घोष वर्ण आए तो फिर क्या हो जाता है, जो विसर्ग है वो र बन जाता है। अब इसको भी देख लेते हैं किस तरीके से यहाँ पे उदाहरण बनेगा। तो देखिए आयु धन विज्ञान, ये आयुर्विज्ञान, यहाँ पे हम देख सकते हैं, पहले हम संधि कर लेते हैं फिर संधि विच्छेद करेंगे। देखिए निह धन आहार, तो निह में हम देख सकते हैं विसर्ग से पहले यहाँ पे क्या आया है, अ या आ के अलावा यहाँ पे हम देख सकते हैं कोई स्वर आया हुआ है। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं ई आया हुआ है, तो ये अ के अलावा और आ के अलावा है, और यहाँ पे इसके बाद में हम देख सकते हैं घोष वर्ण आया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो विसर्ग है वो र बन जाएगा। तो ये निह धन आहार बन जाएगा, ये नि हो गया, जो ये विसर्ग था वो र बन गया, और र में यहाँ पे हम देख सकते हैं आ की मात्रा जुड़ रही है, तो र में आ की मात्रा रा हो गया, तो ये हो गया नीरा और ये हार, नीराहार। नि धन आशा, यहाँ पे भी जो विसर्ग है वो क्या बन जाएगा, र बन जाएगा। तो ये हो गया नि विसर्ग जो था वो र बन गया, और र के बाद यहाँ पे आ जुड़ रहा है, तो र में आ की मात्रा रा हो गया, तो ये हो गया निराशा। नि धन धन, तो देखिए यहाँ पे विसर्ग जो था वो क्या बन गया, ये र बन गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, नि जो विसर्ग था वो र बन गया, उसके बाद ध है,
तो ध के ऊपर में ये र आ जाएगा, क्योंकि र क्या यहाँ पे अधूरा है, तो ये हो गया इस तरीके से, तो ये बन गया निर्धन। यजु धन वेद, यहाँ पर भी विसर्ग का क्या बनेगा र, तो ये हो जाएगा यजु। ठीक है, अब ये र हो गया, र कहाँ चला जाएगा, इस तरफ चला जाएगा, ये हो जाएगा यजुर्वेद। दुह धन उपयोग, तो इसका क्या हो जाएगा, ये विसर्ग जो है ये बन गया हमारा र, तो ये हो गया दु। देखिए विसर्ग का र हो गया, र के बाद यहाँ उ की मात्रा हो रही है, तो र में उ की मात्रा रु हो जाएगा, तो ये रु हो गया, और ये पयोग, तो दु धन उपयोग बराबर दुरुपयोग, ये हो गया हमारा। इस तरीके से रुत्व विसर्ग संधि का नियम लागू हो रहा है। यहाँ पे हमने अब संधि किया, यहाँ संधि विच्छेद भी करके देख लेते हैं। देखिए आयुर्विज्ञान, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, देखिए ये र लगा हुआ है, तो यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे होगा, ये हो जाएगा हमारा आयु धन विज्ञान, आयु धन विज्ञान। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़ के आ रहा है, यहाँ पे उ आ रहा है, और उसके बाद में घोष वर्ण आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ था, जो विसर्ग था वो र बन गया था, तो आयुर हो गया था, और विज्ञान तो आयुर्विज्ञान बन गया था। धनुर्धर, धनुर्धर का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा धनु, और उसके बाद धर हो जाएगा, तो यहाँ पे विसर्ग र बन गया था, तो धनुर्धर हो गया था। दुर्बल, दुर्बल का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दुह धन बल, तो दुह तो विसर्ग जो था वो र बन गया था यहाँ पे, इसलिए दुर्बल बन गया था ये। आशीर्वाद, तो यहाँ पे भी देखिए ये र यहाँ जुड़ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, आशीह धनवाद, तो यहाँ पे जो विसर्ग था वो र बन गया था, तो इसलिए आशीह धनवाद बराबर आशीर्वाद बन गया था। तो इस तरीके से ये है हमारा रुत्व विसर्ग संधि। तो देखिए रुत्व विसर्ग संधि और हमने अभी क्या पढ़ा, उत्व विसर्ग संधि, दोनों हम देख सकते हैं यहाँ पे लगभग एक जैसा है कि अगर विसर्ग से पहले अ या आ आएगा और विसर्ग के बाद में फिर अगर घोष वर्ण आएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो विसर्ग ओ बन जाता है। और अगर वहीं पे अ या आ को छोड़ के कोई अन्य स्वर आ रहा है विसर्ग से पहले और बाद में घोष वर्ण, तो विसर्ग फिर क्या है, वो र में बन जाता है, उसको रुत्व विसर्ग संधि कहते हैं। दोनों बिल्कुल एक जैसा है, बस अ और आ का अंतर है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ बस ध्यान देना है कि जो उत्व संधि होगा ना, यहाँ पे ये जो घोष वर्ण ले रहे हैं हम, तो हमें पता है घोष वर्ण में क्या होते हैं, सारे के सारे स्वर आ जाते हैं। उन स्वरों में से आपको केवल और केवल अ लेना है। क्या लेना है, केवल और केवल अ लेना है स्वरों में से। ठीक, स्वरों में अ, आ, ई, उ, री, ये सब ए है ना, सब आ जाता है। तो उसमें से आपको सिर्फ अ लेना है, यहाँ पे अ वाला ही बनता है। ठीक है, उसके बाद में आप सोच रहे होंगे अच्छा बाकी का अगर कोई स्वर आएगा तो फिर क्या होगा, तो फिर वो सत्व विसर्ग संधि में एक नियम होता है, वहाँ पे वो बन जाता है, उसे हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए ज़्यादा कुछ नहीं था, उत्व संधि और रुत्व संधि दोनों में घोष वर्ण आता है, और उत्व में बस आपको ध्यान देना है कि घोष वर्ण में से आपको स्वर की अगर बात करें तो केवल अ को यहाँ पे आपको लेना है। ठीक है, चलिए, तो ये था आज हमारा उत्व संधि और रुत्व संधि। आगे हम सत्व संधि को पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको कोई डाउट है अब भी तो आप हम कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको उसका उत्तर जरूर देंगे। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी हम देखते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।